Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 28 जुलाई 2025 और ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा आपका जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है। बाकी जो आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है उसका लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इन 4 ओपिनियंस को। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर दिस लेक्चर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस नंबर के ऊपर, फोकल पर्सन का नंबर है। बाकी जो अगस्त की रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। 2024 के ये सारे रिकॉर्डेड मौजूद हैं, 2025 के भी मौजूद हैं। सुने समझे, आइडियाज़ को मैच्योर करें। और IPRI जर्नल का जो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके भी मौजूद हैं, इसको भी आप सुन सकते हैं। और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन एरिया में हेल्प करेगा। दीज आर करंट ग्लोबल इश्यूज, नेशनल इश्यूज। PDF डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और ओपिनियन के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है रब्ता कर सकते हैं। विजन फॉर रिफॉर्म्स, फर्स्ट आपका एडिटोरियल क्या कहता है राइटर इसके अंदर बात ये करता है कि जो आपके चीफ जस्टिस साहब हैं वो जुडिशरी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं कि जाके जुडिशरी बेहतर हो जाए। अब रिफॉर्म्स करने के लिए कहाँ पे रिफॉर्म्स करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम लोग जो प्रेजेंट जुडिशरी है इसकी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इसको बेहतर करना चाहते हैं। और हम लोअर लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उस लेवल के ऊपर मैं चाहता हूँ रिफॉर्म्स हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये हमारा जस्टिस सिस्टम का नीचे वाला लेवल है। कोई भी बंदा जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो पहले यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ओवरबर्डन भी है हमारा सिस्टम, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो जुडिशरी है उसके अंदर रिफॉर्म्स की जाए। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बाकी चीज़ें समझने से पहले बेटा आपको जो है थोड़ा सा पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। और जस्टिस सिस्टम को समझने से पहले आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। तो गवर्नमेंट के जो पिलर्स हैं वो 3 पिलर्स हैं, ठीक है, जिनमें से एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। जुडिशरी में टॉप 1 जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, और उसके नीचे सिटी कोर्ट्स हैं जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आपके जो हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नीचे हर सूबे की अलग अलग कोर्ट, ठीक है। उस जैसे अगर हम लोग लाहौर हाई कोर्ट पंजाब की है तो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कोर्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है उसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। उसके नीचे भी छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर जो है सिविल जज होता है और मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर राइटर बेसिकली कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं यहाँ पर मैं रिफॉर्म्स करूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं जब उनके साथ ज्यादती होती है, यहाँ पर आते हैं इंसाफ लेने के लिए, और यहाँ पर ही ज़्यादा केसेस का रश है। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि इस एरिए के अंदर जो है मैं रिफॉर्म्स करूं ताकि स्ट्रक्चर बेहतर हो सके। अच्छा, रिफॉर्म्स में क्या करेंगे वो बताता हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना एक और चीज़ बतानी थी। जब मैंने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया तो आपको यहाँ पर देखें, आप हैरान होंगे कि यहाँ पर आपको जो है आर्मी जो है नज़र नहीं आ रही। तो वेयर इज आर्मी? वेयर इज आर्मी? गवर्नमेंट का एग्जेक्टिव, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फेडरल कैबिनेट, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी, एंड हियर इज आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसे चलाना है। इंडिया में भी ऐसे चलता है और प्लस बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर भी ऐसे ही चलता है। ये डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग सम बेसिक स्किल जो भी होता है इनका। लेकिन रियलिटी में वेयर दे फॉल हियर। सो दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि जो यहां पर फॉल करता है वो यहां पर आकर। सो समझ आ गई ना कि कहां पर ये फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन रियलिटी वेयर दे फॉल ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस रिफॉर्म्स के ऊपर कि रिफॉर्म्स क्या करनी है। राइटर कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी साहब चीफ ऑफ आर्मी कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि मैं रिफॉर्म्स करता हूं यहाँ पर इस लेवल के ऊपर।
और इस लेवल के ऊपर वो कहता है कि मुझे पता है जो जजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है इनको रिलीफ देना है, ताकि ये जो है इनके लिए बेहतरी पैदा करना है, ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फिर दूसरी जगह पर वो एक तो ये वो कहता है करूँगा, दूसरा वो कहता है फिर मैं इनसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब इनको मैं अच्छा एनवायरनमेंट दूंगा, इनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर कम करूँगा बाय डूइंग सम रिफॉर्म्स, तो उसके बाद मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्या होंगे, इंटेलिजेंट हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, पोलाइट हूँ, हम्बल हूँ, एम्पैथेटिक हूँ लोगों की तरफ। और जो अग्रेव सिटीजन्स हैं में वाक कॉन्फिडेंटली, यानी कि जिसके साथ जुल्म हुआ है जब वो कोर्ट में आए तो ये उसकी बात को सुने, समझें और उसको मुकम्मल बेनिफिट्स दें। ठीक हो गया। तो ये है बेसिकली सारी गेम। और इसके लिए वो कहता है कि मैं गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो भी बातें की इनका यहाँ पर अब हो जाएगा आगे से क्रिटिकल एनालिसिस शुरू। तो राइटर कहता है जब तक ये है तब तक क्या होगा। इसकी वजह से सारा का सारा जस्टिस सिस्टम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया है, बेसिकली कोलैप्स कर चुका है। क्या था, ये था बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं दीज आर इक्वल, दीज थ्री आर इक्वल, ठीक है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बट आफ्टर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस वन, और यू कैन से दिस वन दैट इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ये जो है ये इनके कंट्रोल में चला गया है, एग्जेक्टिव्स के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, कैसे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर लगाएगा इसका चीफ जस्टिस, इसका हेड। तो इस तरह से 26 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये जो है इसके कंट्रोल में चला गया, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे मैं अगर करंट एग्जांपल दूं तो पहले ये था कि जो टॉप का सीनियर जस्टिस होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता था, लेकिन अब 26 के बाद जो टॉप 3 हैं उनमें से किसी एक को बनाएगा, और बनाएगा कौन, दिस वन विद कैबिनेट या अदर मेंबर्स, लेकिन असल में यही। ठीक है, अब इसको कौन पाकिस्तान बनाता है, ये वाला बनाता है, कि कौन ये बनेगा वो डिफाइन करता है। तो बाय दिस वे ऑल पावर गोज टू दिस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अच्छा, अब राइटर आगे क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा कर देता है और वो कहता है जुडिशरी के ऊपर लोगों का एतमाद बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है ना, उनको पता चल चुका है कि ये जस्टिस नहीं मिलेगा, जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो है अभी थोड़े दिन पहले बोला कि उनको भी अब एतमाद नहीं रहा। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब जो है इससे पहले भी जो आए वो सब ने बड़ी कोशिश की कि वो कोई रिफॉर्म्स करें, लेकिन वो नहीं कर पाए, फेल रहे। तो ये भी यही करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है इनको चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। और उन चैलेंजेस में से कुछ लिख देता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से इशू है। अंडर फंडिंग, पैसा नहीं है इतना, स्टाफ की कमी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काम जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये फ्लाज दूर करने की ज़रूरत है। अब इसको अगर मैं देखें केसेस ज़्यादा हैं तो उसका हल क्या है, उसका एक ही हल है कि जजेस को बढ़ाया जाए, फिर ही वो हल होगा ना। तो जजेस को बढ़ाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जब तक चाहेगी नहीं ये नहीं बढ़ सकते। तो दैट इज़ द रीज़न। बाकी बेटा ऐसे को लेकर यही जो जुडिशरी की रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे, कौन सा ऐसे डायरेक्टली, कौन सा इनडायरेक्टली, कौन सा जो है इसके साथ कैसे कैसे जो है ये लिंक करेगा। और बाकी होल वन जुडिशरी के अंदर पाकिस्तान जो है वो कैसे है, वो ऐसे ही है। डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस केसेस बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ऑटोमेशन की ज़रूरत है, डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, जुडिशियल ट्रेनिंग की कैपेसिटी बिल्डने की ज़रूरत है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल करने की ज़रूरत है, इस्लामिक जस्टिस सिस्टम वर्सेस करंट मॉडल के ऊपर आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेन वन है जिसको आप लेकर जो है ऐसे के पर्सपेक्टिव में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मेन बात थी वो सिर्फ यही थी कि जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और उन रिफॉर्म्स को आप किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर लेकर जाएंगे। क्लाइमेट एंड पॉवर्टी डायरेक्ट वन है, इसके अंदर राइटर सिर्फ एक ही बात लिखता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहियाँ हो रही हैं ना, या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहियाँ हो रही हैं उससे गुर्बत बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो टॉपिक वो डिस्कस करेगा वो क्लाइमेट चेंज को पॉवर्टी की तरफ लेकर जाएगा, गुर्बत की तरफ लेकर जाएगा। क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर
ये दुनिया के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर देखें फ्लड्स आते हैं, ड्रॉप्स आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, तो उससे फसलें तबाह होंगी, तो लोग जो किसान हैं वो बुरा हाल उनका हो जाएगा। एक तो ये डायरेक्शन है, और बाकी ये सारे डायरेक्शन आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो इसका क्रक्स है। मेन बात जो है ये है कि पॉवर्टी आएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इससे रेलिवेंट हैं। जो गरीब है उनको और ज़्यादा गरीब बनाई जाती, कैसे बनाएगी वो ये वाली चीज़ आपके सामने है। असल में मैंने ना बेसिकली अभी सारा ओपिनियन का आज खुद से ही डिस्कस किया है, पूरे का पूरा लेक्चर, तो उसकी वजह से थोड़ा जो गला है ना वो खुशक हो गया है। अच्छा, यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आएगा तो गरीब लोग जो हैं वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा, फसलें तबाह हो जाएंगी। हेल्थ के अंदर क्या होगा, नई नई बीमारियाँ आएंगी, तो लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो लोगों का पैसा खर्च होगा और HDI नीचे की तरफ जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग जो है दुनिया के अंदर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इस तरह के कामों से रिलेटेड काम करते हैं, और ये क्लाइमेट की वजह से तबाही की तरफ जाएंगे। बाकी डॉक्टर कहता है कि ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अब नहीं रही, पॉवर्टी इसकी वजह से गुर्बत बढ़ती जा रही है, ठीक है। 43 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी की ज़िंदगी 2050 तक चले जाएंगे। 1 मिलियन जो है 150 मिलियन जो है वो बढ़ जाएगा फिगर, अगर इसी तरीके से इनकम इनइक्वालिटी। वर्ल्ड पुअरेस्ट एंड लीस्ट प्रीपेयर, वो वाले मुल्क जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को मजाक बनाया हुआ है उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। बाकी इस रिपोर्ट के अंदर बेटा ये दो चीज़ें जो हैं SSP5 और SSP5CRPC जो है डिस्कस किया गया है। इसमें ना हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव में कोई इतनी ख़ास चीज़ है नहीं, लिहाजा मैं इन कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मैंने जो है मैंने रिसर्च भी नहीं की, और बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए भी नहीं होती। हमें बस जो मेन चीज़ चाहिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में वो यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट क्राइसिस पैदा हुए हैं उनकी शक्ल क्या है, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से लोगों की तबाही का बहस बन रहे हैं, और वो तबाही किस तरह से गुर्बत को बढ़ा रही है। दैट इज़ द, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली वो यही कह रहा है कि अगर आप लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, उसके बाद से क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद से तबाही बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से गुर्बत बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाकी ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है कि साउथ एशिया के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कितने लोग जो हैं इस रीजन के वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं, और वो हैं 49 मिलियन, ठीक है। सब सहारन के अंदर भी इसी तरीके से जो है ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और बाकी ये वाली जो दो चीज़ें हैं इनको मैंने बता दिया है, बाकी आप खुद से यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हल्का सा व्यू इसके ऊपर ले लीजिए, लेकिन ये आप ना भी करेंगे तो हमारा काम चलता है, क्योंकि हमारा काम है कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करना। पाकिस्तान को लेकर वो बात करता है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से गुर्बत को बढ़ा रही है, तो कहता है रूरल पॉपुलेशन जो देहाती लोग हैं हमारे ज़्यादा हैं। वीक सेफ्टी नेट्स बेटा बेसिकली ये जो है ये इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है चुका है कि ये सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने सोशल वर्क रखा होता है उनसे ये पूछा जाता है। तो सेफ्टी नेट बेटा कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो गरीबों की वेलफेयर के लिए लगाए जाते हैं उनको सेफ्टी नेट्स कहा जाता है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, जैसे एहसास प्रोग्राम हो गया, एंड मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स हो गए। तो इस तरह के सेफ्टी नेट्स पाकिस्तान में पहले ही बहुत थोड़े हैं, और जब तबाही आती है तो और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हीट वेव्स आ जाएँ, फ्लड्स आ जाएँ तो उससे फसलें तबाह हो जाती हैं, तो और ज़्यादा लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा गुर्बत उनके सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आप लोगों ने अभी वो कह रहा है रेन, समर की रेन हमारे सामने आई थी, तबाही मचा कर गई, लोगों के घरों को तबाह करके गई, लोगों को डिस्प्लेस करके गई, और अभी के लिए मूनसून जो है वो आ चुका है, 29 जुलाई जो है वार्निंग दी गई है, तो अभी और ज़्यादा तबाही आएगी। इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी, वो कहता है ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो अब पाकिस्तान करे क्या, पाकिस्तान को रीथिंक करना पड़ेगा अपनी जो डेवलपमेंट प्लानिंग है उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फार्मिंग वो करनी पड़ेगी जो इन ड्राफ्ट से तबाह ना हो, ठीक है ना। सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। मतलब क्या है बेटा, अब ऐसी फसलें भी मिल रही हैं, ऐसे बीज भी मिल रहे हैं जिनको जब आप उगाते हैं तो वो हीट यानी कि सहरा के अंदर भी उग जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है जो मौसम के अंदर रेजिलियंट है वो वाले इस्तेमाल करने हैं आप लोगों को बीज, तो ये काम आपने करना है। आगे अगर मैं एग्ज़ाम्स के मेन जो हमारे आप कंसेप्ट था उसको लेकर जाऊँ, तो एग्ज़ाम में इस तरीके से आप इसको क्लाइमेट चेंज के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप इसको पॉवर्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ लिंक करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेररिज्म की बात वो कर रहा है,
तो टेररिज्म के साथ भी आप इसको क्लाइमेट चेंज को लिंक कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, और पॉवर्टी की वजह से टेररिज्म आ रहा है। एजुकेशन के साथ भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है, इंशाल्लाह आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। न्यू पार्टी इन यूके, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, इसके अंदर सिंपल सी बात है, वो यही है कि यूके के अंदर एक नई पार्टी बनाने जा रहा है। कौन बनाने जा रहा है? उस बंदे का नाम है जेरेमी कोरबाइन। अब क्यों बनाने जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसलिए बनाने जा रहा है क्योंकि वो कहता है कि जनाब अली गज़ा के ऊपर बात नहीं कर रही, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो नहीं कर रही। जो यूके की गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि गज़ा के अंदर जो काम हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज़ बुलंद करें, उनके राइट को, जो जेनोसाइड हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करें, उसके ऊपर बोले, उसके ऊपर, लेकिन नहीं बोल रहे। एक चीज़ तो ये है। दूसरा वो कहता है वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो इस वजह से मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक नई पार्टी बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर राइटर कहता है कि ज़्यादातर वो वाले इलाके जहाँ पर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर फिर क्या होगा, इस पार्टी को प्रोमिनेंस मिलेगी, ये इस पार्टी को वोट्स मिलेंगे, ये जो है वो ग्रो भी करेगी, ठीक है। तो न्यू पार्टी जो है वो अभी अनटेस्टेड है, और ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो है वो कहता है कि मैं इसको बनाऊंगा और इसको चेक भी आउट भी करूंगा। तो इसको लेकर अब इसके अंदर जो बेसिक जो बात थी वो ये थी कि पार्टी बनाई क्यों जा रही है। तो मेन बात थी गज़ा, ह्यूमन राइट्स को लेकर। अब गज़ा और ह्यूमन राइट्स को लेकर आपके पास जो है आप इसको इन डिमेंशंस के अंदर जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर ऐसे आ जाए, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फेलियर के ऊपर ऐसे आ जाए, आप इसको गज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वार क्राइम के ऊपर आ जाए, मीडिया खामोश रहा, मीडिया की क्रिटिसाइज के लिए आप गज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पॉन्स के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल इंजस्टिस, जेनोसाइड के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेटा वो वाले ऐसे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके अंदर आप इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गज़ा की एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा जो है पुटअप कर सकते हैं। ठीक हो गया, होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी ये जो है फोकल पर्सन का नंबर है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर ओपिनियन का जो हमारा बैच जो है नया शुरू होने वाला है अगस्त में, उसमें IPRI के कोर्सेज के अंदर और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर। थैंक यू वेरी मच बेटा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।